ये सब बोलने के बाद जिन्बू और उस नाइट के बीच में फाइट शुरू हो जाता है। और वो डिमन नाइट जिन्बू के पावर लेवल के आसपास भी नहीं था, तो वो सरेंडर कर देती है। और हम देखते हैं वो एक डिमन लड़की होती है जो अपनी जान की भीख मांग रही थी। जिसके बाद जिन्बू उस डिमन लड़की से कहता है, पहले तुमने हम पर हमला किया और अब अपनी जान की भीख मांग रही हो, वो भी तब जब तुम्हारे सारे आदमी मर चुके हैं। जो सुनकर वो डिमन लड़की कहने लगती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे बचाना तो उन सब का काम था क्योंकि मैं उन सब का कैप्टन जो हूँ। ये सब सुनने के बाद जिन्बू वहाँ से जाने लगता है और जिन्बू को ऐसे गार्ड डाउन करते हुए देखकर वो डिमन लड़की जिन्बू पर हमला कर देती है। पर टॉस्क सॉन्ग ऑफ प्रोटेक्शन को यूज करके उस अटैक को रोक देता है। तुम ये क्या करने के बारे में सोच रही थी? जिसके बाद वो डिमन लड़की फिर से नीचे गिरकर माफी मांगने लगती है और कहती है, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। जिसके बाद जिन्बू मनी मन सोचने लगता है, क्या अजीब डीमन है। आगे टॉस्क उसका अपने साइकिक पावर को यूज करके उसे ऊपर उठा देता है और जिन्बू उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो परमिट मुझे कहाँ मिलेगा? जो सुनकर वो डिमन लड़की कहने लगती है, वो परमिट तो मेरे फैमिली के पास है, अगर तुम हमें कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें वो परमिट दे दूंगी और तो और मैं तुम्हें रास्ता भी बताऊंगी अगले फ्लोर में जाने के लिए। जिसके बाद जिन्बू कहता है, अच्छा वो परमिट तुम्हारे पास है, इसलिए मैं सोचूं इतने सारा खून खराबा करने के बाद भी वो परमिट मुझे क्यों नहीं मिल रहा था। जिसके बाद जिन्बू अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसे पूछता है, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ? ऐसे पावर को देखकर वो लड़की डर जाती है और कहती है, नहीं मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। जिसके बाद जिन्बू उसे आश्चर्य करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा अगर तुम मुझे परमिट दे देती हो। साथ ही में उसे पूछने लगता है, आखिर तुम हो कौन? वही सीन शिफ्ट होता है और हम उसी आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर उस आंट मॉन्स्टर ने पूरे आइलैंड को बर्बाद कर चुका था। वही कैसल में वो डिमन लड़की अपना नाम बताती है, मैं राधिरू परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ ईसल। पर जिन्बू को तो इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उसे तो सिस्टम के बारे में जानना था, इसलिए वो उससे पूछता है, क्या तुम सबके कानों में भी कुछ गूंजता रहता है जैसे कि इंसानों को मार दो? पर वो डिमन लड़की कहती है, गूंजता तो है पर ऐसा कुछ नहीं, हमारे कानों में गूंजता है कि तुम्हारी जगह की प्रोटेक्ट करो। जिसके बाद जिन्बू उससे पूछता है, कब से ये सब तुम्हारे कानों में सुनाई दे रहा है? जब से हमारी आंखें यहाँ पर खुली है। जो सुनकर जिन्बू थोड़ा हैरान होकर पूछता है, तुम पहले कहाँ रहते थे? हम डिमन रियल में रहते थे, वहाँ पर हमारा घर था, वहाँ पर हम जंग की तैयारी कर रहे थे। एक बहुत बड़ा खतरा हमारी तरफ आ रहा था और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने की वजह से पहले की तरह इसमें ग्लिच आने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वही हंटर एसोसिएशन में उजिनचुल सारे लोगों को बता रहे थे कि कैसे एक आंट मॉन्स्टर ने जापान के बॉर्डर के पास एक आइलैंड को पूरा तबाह कर दिया, जहाँ पर 214 में सिविलियंस मारे गए, 2-3 ई रैंक और कुछ बी रैंक के हंटर भी मारे गए। आखिर में एक ए रैंक हंटर ने उसे खत्म किया। जो सुनकर प्रेसिडेंट को कहते हैं, इसका मतलब ये सिटी ए रैंक के बराबर है और जहाँ पर ये हमला हुआ ये जेजू आइलैंड से 120 किलोमीटर दूर था। अगर ऐसे और भी चीटी उड़ के आने लगी तो बहुत मुश्किल हो सकता है। अभी तो ये उड़कर जापान गए हैं, क्या पता अगली बार हमारे तरफ भी आ जाए। अभी के लिए आसपास के सारे देशों को इत्तला कर दो और तो और जापान के साथ एक जॉइंट मीटिंग अरेंज करो। इसे हमारे कंट्रोल से बाहर जाने से पहले हमें रोकना होगा, इसलिए मैं चौथा जेजू आइलैंड रेड के लिए ऐलान करता हूँ। अगले सीन में हम टॉस्ट को देखते हैं जो एसल को लेकर चल रहा होता है। एसल कहती है, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे क्या हो गया, अचानक ही मैं बेहोश हो गई। जिन्बू कहता है, कोई बात नहीं, अब तो तुम ठीक हो ना? हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है जानकर अच्छा लगा। आगे हम एक एसल को देखते हैं जहाँ पर ये परमिट मिलेगा। आगे ये सब जाकर एसल के फादर के सामने पहुंच जाते हैं। अरे एसल, तुम एक किस बोला को साथ में लेकर चली आई? तुम्हें पता भी है ये कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर तुमने थोड़ा ध्यान से देखा होता तो तुम्हें अंदाजा हो जाता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। जिन्बू भी मनी मन सोचने लगता है, इनकी आंखें तो काफी तेज है। आगे उनके गार्ड जिन्बू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो कहने लगते हैं, अगर तुमने मेरी बेटी को फंसाकर इस कैसल को कब्जा करने के लिए आए हो तो तुम्हें हमसे जिंदा नहीं जा पाओगे। जिसके बाद जिन्बू कहता है, मैंने तुम्हारे बेटी के साथ एक डील किया है, मैं तुम्हारे आदमियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बदले में मुझे सिर्फ एंट्री परमिट चाहिए। मैंने सुना है किसी ने वोल्कन और मीटर्स को मार डाला है, अगर ये वही है तो मुझे नहीं लगता हम इनसे जीत पाएंगे। और वो जिन्बू को परमिट दे देते हैं। परमिट देने के बाद वो कहते हैं, तुम्हें जो चाहिए था हमने तुम्हें दे दिया है, अब यहाँ से निकल जाओ। और जिन्बू कहते हैं, मुझे तुम्हारी बेटी भी चाहिए। जो सुनकर एसल शर्मा जाती है। जो सुनकर एसल के फादर भी शॉक हो जाते हैं। उनको ऐसे देखकर जिन्बू को भी अंदाजा हो जाता है कि शायद उसने कुछ गलत कह दिया है और उसको क्लियर करते हुए कहता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे साथ गाइड बनकर चले क्योंकि इसे मालूम है कि बाकी के परमिट कहाँ पर है। क्या तुम गारंटी लेते हो कि मेरे बेटी को कुछ भी नहीं होगा? जिन्बू कहते हैं, हाँ मैं गारंटी लेता हूँ, इसको कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो सुनकर वो थोड़ा रात की सांस लेते हैं और कहते हैं, हाँ तुम ले सकते हो। अरे वैसे वाली लेने की बात नहीं कर रहा है, साथ चलने की बात कर रहा है। वहीं जापान में जिस मॉन्स्टर ने तबाही मचा दी थी उसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे। वहीं पर जापान के टॉप रैंक का हंटर ryuji गोटो भी होता है। आगे डिमन कैसल में जिन्बू 89th फ्लोर पर पहुंच चुका था। साथ ही में उसका लेवल बढ़ने की वजह से इग्रिस नाइट रैंक से एलिट नाइट रैंक बन चुका था और टैंक एलिट से नाइट बन चुका था। इसका मतलब ये दोनों एस रैंक और ए रैंक के बराबर हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आगे हम एसल को देखते हैं जो गिफ्ट के तौर पर कुछ बोतल को लेकर आई होती है, ये सोचकर कि बिना लड़ाई झगड़े के गिफ्ट देकर वो परमिट ले आएगी। जब जिन्बू पूछता है, क्या ये सब तुम वापस लेकर जाने वाली हो? और एसल कहती है, 90 फ्लोर के ऊपर जो भी डिमोन्स है वो नोबल डिमोन्स है और वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर परमिट बातचीत करके लाया जा सकता है तो फाइट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता, क्या तुम मुझे परमिट दे देते? तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा। अक्सर तुम्हारे जैसे नोबल फैमिलीज गद्दी के लिए आपस में ही झगड़ते रहते हैं। अब तुम देखो मैं कैसे तुम्हारे राडिसो फैमिली को टॉप पर पहुंचाता हूँ। जिन्हों ने फैमिली का नाम गलत कहा होता है उसको करेक्ट करते हुए एसल कहती है, असल में मेरे फैमिली का नाम राधेरू है। और आगे पूछती है, वैसे आपने मुझे और मेरी फैमिली को जिंदा छोड़ने का फैसला क्यों किया? इसलिए क्योंकि तुम मुझे पसंद आई। तो सुनकर एसल फिर से शॉक हो जाती है क्योंकि जिन्होंने बात ही ऐसी कह दी थी, पर हमारे लौंडे को तो इस चीज का अंदाजा भी नहीं था। और मनी मन सोचने लगता है, शायद मैं उन लोगों के
साथ अच्छा काम कर पाता हूँ जिनका स्क्रू ढीला होता है, और वो यूजिन और आइजल के बारे में ही सोच रहा होता है। जिन्बू के ऐसे बातें सुनकर आइजल तो मन ही मन खुश होकर बैग पैक कर रही थी, और तभी जिन्बू से यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। तो सुनकर आइजल फिर से शॉक होगी। आगे जिन्बू कहता है यहाँ से खतरा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, सिर्फ मुझे फॉर्मेट का लोकेशन बताओ, बाकी का मैं संभाल लूंगा। ये सब बातें सुनने के बाद आइजल जिन्बू से कहती है मैं भी तुम्हारे साथ एंड तक जाना चाहती हूँ, मुझे भी देखना है ये सब करने के बाद तुम्हें क्या हासिल होता है। जिन्बू भी उसे साथ में लेने के लिए राजी हो जाता है। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जब जिन्बू 90th फ्लोर को क्रॉस करता है तब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर की तादाद भी बहुत ज्यादा है, साथ ही में वो ताकतवर भी है जिनका सामना करना थोड़ा मुश्किल तो होगा ही। आगे हम हंटर्स गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर चोइजोंग और चा बात कर रहे थे। चोइजोंग कहते हैं मिस चा, आपको तो पता होगा कि हमें चौथे जेजू आइलैंड के रेड के लिए बुलाया गया है, साथ ही में दूसरे एस रैंक हंटर्स को भी बुलाया गया है। चा सोचने लगती है कि हंटर सॉन्ग को भी बुलाया गया होगा। आगे चोई कहते हैं हम हमारे पड़ोसी देश के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करने वाला है। जो सुनकर चा कहती है क्या वो जापान है? चोई कहते हैं हाँ, अगर जेजू आइलैंड को रोका नहीं गया तो उनके ऊपर भी खतरा हो सकता है, इसलिए वो हमारे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हुए हैं। चा पूछती है ये रेड कब शुरू होने वाला है? अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, पर मुझे नहीं लगता वो ज्यादा देरी करेंगे। और तो और जापान के सबसे बड़े गिल्ड के हंटर्स हमारे साथ बात करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ डेमन कासल में जिन्बू आगे बढ़ते हुए जाकर 100th फ्लोर पर पहुंच चुका है। वहां पहुंचते ही उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है डीमन मोनार्क बैरन, जिसके ऑरा को फेल करके जिन्बू भी कहने लगता है क्या मैं इसको हरा पाऊंगा? और तो रेजल तो अपने जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। जिसके बाद बैरन अपना पोर्टल ओपन करके बहुत सारे डीमन सोल्जर को समन कर लेता है, और वो सब तादाद में बहुत ज्यादा थे और वो जिन्बू के ऊपर टूट पड़ते हैं। तभी जिन्बू अपना मोनार्क डोमेन को यूज करता है जिससे इन सब का पावर अप हो जाता है, और वो सब उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। वो सब पहले से तो स्ट्रॉन्ग थे पर पावर अप होने की वजह से बड़ी आसानी से उस डीमन सोल्जर को हरा रहे थे। और तो टॉस्क उस प्योर को यूज करके एक भयानक वाला फायर अटैक रिलीज करता है जिससे आधे से ज्यादा डीमन सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। आजल जिसको जिन्बू के पावर लेवल के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था, वो तो पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी और कहने लगती है इनके पास तो इतना स्ट्रेंथ था पर उन्होंने पहले क्यों नहीं शो किया। और तो डीमन मोनार्क बैरन वो कोई आम बॉस तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनके इलाके में आने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें जिंदा छोड़ेंगे। अरे यार अब मुझे किसकी साइड लेना चाहिए, डीमन मोनार्क बैरन और सर जिन्बू। तभी बैरन ने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला एक लाइटनिंग अटैक रिलीज करता है जिससे जिन्बू के बहुत सारे शैडो सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं, और वो अटैक आइजल को भी हिट करने वाला होता है पर जिन्बू उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और तो और सोचने लगता है ये कोई आम लाइटनिंग अटैक नहीं था, अगर ये एक दो बार और इस पावर को यूज करेगा तो मेरा सारा माना खत्म हो जाएगा। जिसके बाद जिन्बू अपना स्पीड को बूस्ट करता है और अपने स्टाल्थ मोड को यूज करके उस फ्लाइंग क्रिएचर के ऊपर हमला कर देता है, पर वो अटैक लगने से पहले बैरन उसको अटैक को रोक देता है। जो देखकर जिन्बू भी मन ही मन सोचने लगता है क्या मेरे स्टेल्थ मोड के अंदर भी ये मुझे देख सकता है? जिसके बाद वो जिन्बू के ऊपर फिर से एक लाइटनिंग अटैक रिलीज करता है जो जिन्बू को हिट करने ही वाला होता है। तो जिन्बू अपने टॉस्क और एग्रिस को बुलाता है। टॉस्क अपने पावर को यूज करके उस लाइटनिंग अटैक को रोक देता है, पर इसी मौके का फायदा उठाकर एग्रिस अपनी तलवार को थ्रो करके उस ड्रैगन को मार डालता है, क्योंकि बैरन अब तक ऊपर से ही हमला कर रहा था तो जिन्बू को कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिल रहा था। पर अब जब वो नीचे आ चुका है तो जिन्बू तैयार है उसे मारने के लिए। आगे जिन्बू बैरन से कहता है क्या तुम बच्चे की तरह हमला कर रहा है? अगर अपने आप को मोनार्क कहता है तो मोनार्क जैसा फाइट करना। और वो आगे बढ़ने लगता है फाइट करने के लिए। आगे हम हंटर एसोसिएशन देखते हैं जहाँ पर जापान के वो हंटर्स आ चुके थे, और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है हानिकावा, और साथ में उसके साथ कोटो रियोजी भी होता है जिसको जापान का सबसे ताकतवर एस रैंक हंटर कहा जाता है। वही और हानिकावा कहती है क्योंकि इनको सिर्फ जापानीज ही आता है तो मैं यहाँ पर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करूंगी। वही प्रेसिडेंट को भी सोच रहे होते हैं। ये थ्रोन गिल्ड जो कि जापान का सबसे बड़ा गिल्ड है, जिनके पास 11 एस रैंक हंटर्स हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा पा रहा है कि ये सबसे ताकतवर गिल्ड है। और तो और ये सेकंड लार्जेस्ट गिल्ड है पूरे एशिया का, और इन सबसे ज्यादा रियोजी कोटो का ऑरा बहुत ज्यादा है जो कि उनके गिल्ड के रेपुटेशन से भी ज्यादा है। रियोजी कोटो की बातों को ट्रांसलेट करते हुए हानिकावा कहती है पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया इस एलाइट फोर्स को ज्वाइन करने के लिए, हमें बहुत ही खुशी होगी आप सबकी मदद करके। जो उनके प्रेसिडेंट को कहते हैं शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए, आपने हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। आगे हानिकावा उस आंट मास्टर के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को शो करने लगती है। आगे हानिकावा कहती है जो आंट मास्टर है वो अंडे से निकलने के बाद बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, पर उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 100 दिनों का होता है। अगर हम कोई ना आंट को खत्म कर देते हैं तो बाकी जितने भी आंट मास्टर होंगे वो 1 साल के अंदर अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। और एक चीज हमें पता चला है कि वो माना की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर हम उसी के बेसिस पे कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करें तो हम उन सबको इजीली डिफीट कर पाएंगे। इनके एक्सपेरिमेंट को देखकर गो सोचने लगते हैं हम काफी दिनों से इनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, पर इन्होंने तो कुछ ही दिनों में सारी चीजों को बाहर ले आए। आगे कोटोरियोजी कहता है मेरे गिल्ड के 11 एस रैंक हंटर में से 10 इस रेड में ज्वाइन होंगे, उसमें से एक मैं भी होऊंगा। हम इसमें एक डाइवर्जन की तरह काम करेंगे, इसी मौके का फायदा उठाकर तुम सब जाकर क्वीन मॉन्स्टर को मार देना। आगे गो सोचने लगते हैं 10 एस रैंक हंटर के बारे में हम तो सोच भी नहीं सकते, तो यहाँ पर मना करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो वो इनके प्रपोजल को हाँ कर देते हैं। दूसरी तरफ डिमन कैसल के अंदर जिन्बू के शैडो सोल्जर और डिमन सोल्जर के बीच में फाइट चल रहा होता है, जहाँ पर जिन्बू नोटिस करता है उसका माना बड़ी तेजी से खत्म हो रहा है, और वो सोचने लगता है मुझे तो पोषण पीने का टाइम भी नहीं मिला। तो बैरन एक खतरनाक वाला अटैक करता है जिसको टॉस्क अपने पावर के साथ ब्लॉक करता है। आगे टॉस्क और इग्रिस मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, और बैरन उन दोनों से काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो दोनों उसके सामने नहीं टिक पाते। तभी जिन्बू उसके ऊपर एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है, पर बैरन उस अटैक को अपने तलवार से ब्लॉक कर देता है, जिसको देखकर जिन्बू भी थोड़ा बहुत हैरान हो जाता है। जिसके बाद बैरन जिन्बू के सर को पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और अपने तलवार से जिन्बू के ऊपर हमला कर देता है, पर टॉस्क और इग्रिस उसके ऊपर हमला करके इस अटैक को रोक देते हैं।
जिसके बाद बैरन फिर से एक अटैक करता है, जिस अटैक से जिन्बू को तो कुछ नहीं होता, पर जिन्बू का सारा माना खत्म हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर एक भी जिन्बू के शैडो सोल्जर नहीं रहते। जिसके बाद इन दोनों के बीच में मारने मरने वाली फाइट शुरू हो जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही फाइट करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर जिन्बू के डैगर्स उसके हाथ से छूट जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर बैरन उसको मारने के लिए हमला कर देता है, पर जिन्बू उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। और बैरन इतना ज्यादा पावरफुल था, जिन्बू को इसको मेंटेन करने में बड़ी दिक्कत हो रहा था। तभी बैरन अपने मुंह से एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जिसको कैसे डच कर जिन्बू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एजल उसके ऊपर स्पीयर को थ्रो करके उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है। जिन्बू इसी मौके का फायदा उठाता है और अपने रूलर सेंट को यूज करके उसके दोनों हाथों को उखाड़ फेंकता है, जिसके बाद एक तगड़ा वाला अटैक उसके चिन्ह पर करता है। जो अटैक इतना पावरफुल था, उसका सर वहीं पर उखड़ जाता है। इसी पंच के साथ जिन्बू बैरन को भी हरा देता है। इसी के साथ उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि तूने बैरन का सोल भी कलेक्ट कर लिया है और साथ ही साथ तुम्हारे सारे टास्क भी कंप्लीट होते हैं। बैरन के मरने की वजह से बाकी बचे सारे डिमोन सोल्जर्स भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद एसल जिन्बू की तरफ दौड़ के आने लगती है और साथ ही में जिन्बू भी कहने लगता है, एसल तुम घर जाओ और अपने पापा को एक मैसेज देता ना कि आज के बाद से रैडिस फैमिली इस प्लेस को रूल करेगी। जो सुनकर एसल खुश होते हुए कहने लगती, सर ये रेडिस फैमिली नहीं है।